स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, मतलब सिर्फ पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और वो भी हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो सपना है एसडीएम बनने का शायद कभी पूरा ना हो पाए। मैं इतनी नेगेटिव बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो बातें मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो कुछ आपकी आंखें खोल देगा। दोस्तों, 2018 में पहली बार यूपी पीसीएस का पैटर्न चेंज होता है। जो पैटर्न नया आया वो आईएएस की तरह ही था, या कहें कि आईएएस का पैटर्न को ही बिल्कुल कॉपी कर लिया गया। 2018 में लगभग 951 सीटें थी। जब 2018 का रिजल्ट आया तो देखा गया कि 50% से ज्यादा जो वैकेंसीज में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हुए थे वो कैंडिडेट यूपी के थे ही नहीं, यूपी से बाहर के थे। कुछ हरियाणा के थे, कुछ पंजाब के थे, यहां तक कि एक तो तमिलनाडु का भी था। 2018 यूपी पीसीएस में जो वैकेंसीज भरी गई, दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसमें 50% सीटें सिर्फ यूपी की थी। और उसमें भी आप जो वैकेंसीज पीछे वाली होती हैं, एसडीएम और डीएसपी और नौकरी छोड़ के जो पीछे वाली नौकरियां होती हैं, प्रिंसिपल वाली नौकरियां और इस तरह की जो नौकरियां होती हैं, उसमें ही यूपी के कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए थे। टॉप 5 में से 3 लोग यूपी से बाहर के थे। और जो यूपी के लोग सेलेक्ट हुए भी थे, जो यूपी में सेलेक्ट हुए भी थे यूपी के लिए, उसमें भी मैक्सिमम लोग वो थे जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, नॉट पीसीएस की, आईएएस की तैयारी कर रहे थे। दिल्ली में थे या आईएएस के लिए मेंस लिख चुके थे, इंटरव्यू दे चुके थे, वो यूपी पीसीएस में पहली बार आते हैं। जैसे ही 2018 में पैटर्न चेंज होता है, ये आईएएस वाले बच्चे एग्जाम देने आते हैं और देखते क्या है कि ये लोग पूरी तरह छा जाते हैं। और 2018 में मैक्सिमम उन लोगों का सिलेक्शन होता है जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे, और उसमें बाहर के स्टेट वाले भी थे और अपने स्टेट के वाले भी थे। 2020 का अभी 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया है। उसमें जो जिन्होंने टॉप किया वो पंजाब की हैं। 2018 में फर्स्ट और सेकंड रैंकर हरियाणा की थी। इस बार 2020 में फर्स्ट रैंकर पंजाब की, थर्ड रैंकर हरियाणा का। मैं पूछना चाहता हूं भाई, यूपी के लोग कहां जाएंगे? अगर आप सबके लिए दरवाजे खोल दोगे तो यूपी के लिए कहां जाएंगे आप? कई लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप नेगेटिव बातें कर रहे हो आप, कि हाँ ये इंडिया है और इंडिया में सबको पूरा हक है नौकरी करने का। बिल्कुल नहीं मानता हूं, बिल्कुल हक है। हर इंसान कहीं पर भी हिंदुस्तान में नौकरी कर सकता है, रह सकता है, जो ये हक संविधान देता है। मैं इसमें बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता। मैं मानता हूं कि सबको पूरा हक है नौकरी करने का, एग्जाम देने का, सब कुछ ठीक है। बट भाई, संविधान में एक चीज और लिखी है कि सरकार को अगर लगता है कि कुछ लोगों को या उसके जो जिस राज्य में वो सरकार बनाए रखी है उनको कुछ दिक्कत आ रही है, तो स्पेशल प्रावधान करके कुछ प्रोटेक्शन दे सकते हैं, कुछ प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हमने ये चीज हर जगह देखी है, चाहे वो आदिवासी लोग हों, चाहे वो मराठा आरक्षण हो, चाहे राजस्थान की हम बात करें। यहां तक कि जिस हरियाणा के लोग टॉप कर रहे हैं यूपी में आकर, वहां पर भी 60% उन्होंने लोकल हरियाणा के लिए फिक्स कर दिया है। पंजाब के लोग यूपी में आके पेपर दे सकते हैं, लेकिन क्या यूपी के लोग पंजाब में पेपर दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पंजाबी कंपलसरी है। आप वहां कुछ कर ही नहीं पाओगे आप जाके। हरियाणा में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हरियाणा में 60% तो लोकल हरियाणा के लोग उनके लिए सीटें रिजर्व हैं। राजस्थान अगर जाना चाहोगे तो 50% जो सवाल आते हैं राजस्थान पीसीएस में, वो लोकल राजस्थान के आते हैं। मध्य प्रदेश जाएंगे आप तो मध्य प्रदेश में भी लोकल सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन यूपी में भाई साहब प्री में तो एक भी सवाल नहीं आता है उसका। इस कारण से बहुत आसान हो जाता है बाकी स्टेट्स का यहां पे आना, और इसलिए सेलेक्ट हो रहे हैं यहां पे। दोस्तों, 60s के दशक में हरित क्रांति आई, बहुत अच्छा हुआ, देश को खाना दिया, अन्न दिया, सब कुछ मिला, बहुत अच्छा। और ये हरित क्रांति कहां आई? पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में। सबसे ज्यादा जो मलाई खाई है इस देश की तरक्की में, ये पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के लोगों ने खाई। उस समय किसी को एहसास नहीं हुआ कि भाई जो ये ईस्टर्न यूपी के लोग हैं, जो बुंदेलखंड के लोग हैं, झांसी के लोग हैं, सोनभद्र के लोग हैं, उनका क्या होगा। यूपी में कोई क्रांति नहीं हुई इसके बाद। वेस्टर्न यूपी, अगर मैं यूपी की बात करूं, वेस्टर्न यूपी बहुत ठीक है, पैसा आ गया, अमीर हो गया। बाकी पंजाब, हरियाणा बहुत अमीर हो गया, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, 20-20 लाख की गाड़ियां घूमने लगे। जो बाकी यूपी था, वेस्टर्न यूपी को हटा के जो बाकी यूपी था, उन लोगों के लिए बस एक ही रास्ता था कि वो लोग सरकारी नौकरी की ट्राई करें। उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की, क्योंकि उनको पता था कि यूपी में भाई इंडस्ट्रीज तो है नहीं। क्योंकि हमारे देश में, हमारे यूपी में जब लोगों को लड़ा के सत्ता हासिल हो सकती है
अब अपनी कास्ट, अपने धर्म के नाम पर सत्ता हासिल हो सकती है, तो नौकरी देने की जरूरत ही नहीं किसी को। और ये मैं एक पार्टी को नहीं बात कर रहा हूं, सबकी पार्टी की बात कर रहा हूं। पिछले 30-40 साल के अंदर यही हो रहा है। कोई भी सत्ता में जो आ रहा है वो उसका एक स्पेसिफिक एजेंडा होता है, स्पेसिफिक वोट बैंक होता है, उसको वो खुश करता है और जीत जाता है। वो जो यूपी के लोग थे उनको सिर्फ एक सहारा था कि भाई जाके किसी तरह सरकारी नौकरी पा जाए और अपने जीवन को वो बेहतर कर सके। मैक्सिमम लोग तो माइग्रेट हो गए ना, वो पंजाब में जाके मजदूर बन गए, पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में जाके मजदूर बन गए वहां पे जाके। लेकिन जो थोड़े पढ़े लिखे थे उन्होंने पढ़ाई करना शुरू की, पीसीएस की पढ़ाई करना शुरू की या यूपी के एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू की, और वो लोग अपना जीवन बेहतर कर पा रहे थे 2018 तक। लेकिन 2018 के बाद जिस तरह दरवाजे खोले गए, सारे स्टेट के लोग यहां पे आ गए और हमारे यूपी के लोग जो हैं वो पीछे चले गए। एक तो स्टेट में भाई वैकेंसी आती नहीं, नौकरियां आती नहीं है, और जो आती भी हैं उस पर बाकी लोग कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा बस इतना कहना है इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे को हम लोग सरकार के पास लेके जाके बताएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई कुछ ऐसा करो जिससे यूपी वालों को फख्र महसूस हो, कुछ प्राउड महसूस हो कि यूपी में पैदा हुए हैं। कम से कम गालियां ना देते रहे कि हम यूपी में पैदा हो गए, हमें क्या मिल गया। दोस्तों, हो सकता है सरकार के पास आंकड़ा ना हो सकता है सरकार के पास, मैं मान लेता हूं सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, सरकार को पता ही नहीं है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम बताएं इस बात को, कि सरकार के पास जाएं, मुख्यमंत्री हो गए या गवर्नर साहब हो गए कि भाई सरकार आप ऐसा दिक्कतें आ रही हैं, बाकी स्टेट के लोग टॉप कर रहे हैं, हम लोगों को नौकरी भी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर बातें करनी चाहिए, कुछ आगे बढ़ना चाहिए, कुछ इनिशिएटिव लेने चाहिए, तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना। और अगर आपको लगता है कि ये सब फालतू की चीजें हैं, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं करना चाहिए और जो चल रहा बहुत बढ़िया है, तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना। आपके लाइक और डिसलाइक के बाद मैं ये फैसला कर लूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। अब 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। पिछले 2 दिन से लगातार मैं कम्युनिटी पोस्ट में इस मुद्दे पर बात कर रहा था, कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, मैं हर तरह की बातें बताऊंगा। वैसे तो अगर क्या किया जाएगा ये तो अगले वीडियो का हिस्सा है, लेकिन फिर भी जो कुछ सजेशन आए उस पर डिस्कस कर लेता हूं। पहला सजेशन आया, लोगों ने कहा कि सर 10% जो बाकी स्टेट वालों के लिए 10% रिजर्व कर दिया जाए, 90% यूपी के लोगों के लिए और 10% बाकी स्टेट के लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी हुआ है, अदर स्टेट के लिए कोटा फिक्स हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ एक ने कहा था कि सर ऐसा करना चाहिए कि जो मेंस का पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मेंस का पैटर्न बदलाव कर सकते हैं, बिल्कुल आईएएस की तरह करेंगे तो आईएएस के लोग इधर आ जाते हैं, इसके अंदर उनको बहुत आसान पड़ जाता है। उनका जो मेंस ना निकाले हुआ बंदा आपके पीसीएस में टॉप करता है। अब फर्क देखो, वो जो बंदा जो मेंस में बाहर हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, वो पीसीएस में टॉप कर रहा है। यह है फर्क। इक्वल ट्रीटमेंट टू अनइक्वल पीपल इंक्रीज अनइक्वालिटी, ठीक है। तो आप बराबर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, आप आईएएस के बच्चों को पीसीएस के लोगों को बराबर नहीं कर सकते आप। तो कुछ सजेशन आए, बाकी तो और आप लोग सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जैसे मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि मेंस में कुछ पैटर्न में बदलाना चाहिए। या तो जीएस जो है वो ऑब्जेक्टिव कर देना चाहिए, या कम से कम 2 सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल के लिए होना चाहिए, क्योंकि कम से कम कुछ एफर्ट तो लगे ना, कुछ एफर्ट लगे। लोग अगर यूपी में एग्जाम देना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करें। ऐसा ना हो कि जो अब किसी ने मुझे लिखा कि सर इस बार के जो टॉपर है उनको यही नहीं पता था, जब उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, जब उन्होंने उनको यही नहीं पता था कि प्री में कितने क्वेश्चन आते हैं हमारे पीसीएस में। वो आईएएस की तैयारी कर रही थी, उनको यही नहीं पता कि प्री में कितने सवाल आते हैं और वो टॉप करती हैं। आप समझो कहां जा रहे हो यार आप लोग, क्या होने वाला आपका। 2-3 और लोगों ने बातें बोली जो मैं चाहता हूं मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं मैं आपको। एक ने मुझसे बोला कि सर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। पहली बात, मुझे किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। मैं सर्टिफिकेट नहीं मांगता किसी से, मुझे नहीं पता पसंद आपका कोई सर्टिफिकेट दो मुझे, आप मुझे जो करना होगा मैं कर लूंगा जाके। और दूसरी बात, इस देश को आप देख रहे हो गधे जो हैं वो घोड़ों को लीड कर रहे हैं। अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो जो ये देश का जो हालत हो रखी ना वही हालत रहेगी। तो अगर पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आ रहे हैं तो अगर आप कुछ खुद लीड नहीं कर सकते तो दूसरे लोगों को लीड करने का मौका दीजिए आप, ठीक है। आप वो जो केकड़े वाली मेंटालिटी हटा दीजिए कि अगर केकड़ा कोई बाहर निकल रहा है तो उसकी टांग पकड़ लिया कि खुद तो निकल नहीं पा रहा, दूसरा भी ना निकल पाए। तो राजनीति हो रही है नहीं हो रही है
वो अलग बात है, ठीक है। सर्टिफिकेट मत दीजिएगा। अगर आपको पसंद है तो इस कैंपेन में साथ दीजिएगा, अगर आपको पसंद नहीं है तो भैया कोई बात नहीं, कोई व्यक्तिगत कोई आपसे मसला नहीं है। आप ठीक है, आप अपने विचार अपने अलग हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक बात तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स ही एक माध्यम होता है चीजें सही करने का, तो पॉलिटिक्स से दूर मत जाइए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, इतने मैच्योर लोग हो आप लोग, आप हिंदुस्तान के टॉप ब्रेन हो। अगर एसडीएम डीएम बनने की सोच रहे हो तो मतलब आपके दिमाग में चीजें होती हैं, आप समझ सकते हो कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, कहां सत्ता आती है और क्या करना चाहिए। तो पॉलिटिक्स अछूत नहीं है। आपको लगती है, मुझे नहीं लगती है अछूत। मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स अगर सही होती तो देश की समस्याएं अभी तक हल हो चुकी होती। कुछ ने कहा कि सर आप मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो, आप मुझे डीमोटिवेट करो, आपको काम तो मोटिवेशन देना है। भाई देखिए ऐसा है, एक एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक आदमी को चोट लग गई, उसका सर फट गया। तो लोग एम्बुलेंस को फोन कर रहे थे, एम्बुलेंस आने में समय लग रहा था। इसी बीच लोग कहते थे भाई इस आदमी को कैसे लेके जाएं, क्या करें। तभी एक आदमी आया और कहने लगा, अरे चोट लगी, कोई बात नहीं बेटा, उठो, शाबाश, कम ऑन, उठो उठो, आप पैदल अब चल के हॉस्पिटल जाओ, शाबाश, लेके चलो, आप पैदल लेके चलो, आप कर सकते हो, आप बने हो इसलिए, आप दुनिया को दिखा दो कि आप क्या कर सकते हो। भाई अगर संदीप महेश्वरी की वीडियो देखकर आपकी गुड मॉर्निंग होती है तो आपको भलाई है। सूखा फर्जी का मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, ये रियलिटी है। जिसको लगता है कि मैं ये बातें कर रहा हूं उसको मैं डीमोटिवेट कर रहा हूं, तो भाई ये बता रहा हूं कि मैं आपको डीमोटिवेट या मोटिवेट करने के लिए मैं यहां पर नहीं बना रहा हूं वीडियो, मैं आपको रियलिटी बताने के लिए कर रहा हूं कि आपकी नौकरियां जा रही है भाई साहब, और आप कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप करो लेखपाल की तैयारी, ठीक है, लेखपाल की तैयारी कर लो, वो शायद बेहतर रहेगा। और मुझे लगता है कि उस लेखपाल का भी अगर आंकड़ा निकाला जाएगा तो पता लगेगा 30-35% तो उसमें बाहर के एमपी और बिहार के लोग भी इसमें घुसे हुए हैं, ठीक है। तो आपकी नौकरियां कहां जा रही हैं आप बेहतर समझ सकते हो। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि नौकरियां नहीं रहेंगी तो प्राइवेट सेक्टर है, तो आपको पता है यूपी में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं होती यहां पर। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस कर लोगे तो भाई मैं लिख के देता हूं कि आप अपने दम पर 1 लाख रुपए का भी लोन बैंक से लेकर दिखा दो तो मैं ये वीडियो भी डिलीट कर दूंगा। एक अपने दम पर जाओ बैंक में बोलो कि मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूं, मैंने प्री लिखा हुआ है, मेंस लिखा हुआ है और मुझे आप 2 लाख का लोन में कोचिंग खोलनी है। अगर बैंक आपको 2 लाख का लोन भी दे देगा ना तो मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, मैं समझूंगा कि मैं गलत बोल रहा हूं। मैं साहब कहां हो आप लोग, क्या सोच रहे हो? अगर अभी भी नहीं उठे ना तो समझो गया। 2022 बहुत पास आने वाला है। इस समय सरकार पे प्रेशर हम बना सकते हैं, सरकार से कुछ चीजें जो मेंस का पैटर्न है उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। 2017 से पहले जब मैंने भी 2015-2016 में इंटरव्यू किया था, उस समय पीसीएस में इंटरव्यू 200 नंबर का होता था और उसमें बहुत धांधली होती थी, बहुत धांधली होती थी। अगर आपको नहीं पता तो जाके इंटरनेट में सर्च कीजिए, ठीक है। इंटरव्यू में किसी को 140 नंबर मिल रहा है, किसी को 100 नंबर मिल रहा है, किसी को 90 नंबर मिल रहा है, ये सब होता था चीजें, ठीक है। बाद में योगी जी आए, उन्होंने क्या किया, 100 नंबर का इंटरव्यू कर दिया, तो कुछ बदलाव किया ना, अच्छे के लिए बदलाव किया ना। तो अब अच्छे के लिए बदलाव कीजिए ना दोबारा, फिर से इलेक्शन आने वाला है, आप कीजिए दोबारा बदलाव। आपको लगे कि भाई यूपी में आप मुख्यमंत्री बने हो तो यूपी को कुछ आपको फक्र होना चाहिए यूपी के लोगों को, और यूपी के लोगों को आप पे फक्र होना चाहिए कि आपने कुछ उनके लिए कुछ किया। तो 2022 तक मुझे लगता है कि कुछ किया जा सकता है अगर हम मिलकर कुछ स्टार्ट करते हैं चीजों को और आप सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो का मकसद जो है वो सिर्फ आपसे राय लेना है। अगर आप चाहेंगे और आपने अगर लाइक किया इस वीडियो को तो मैं समझ जाऊंगा कि इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो इस मुद्दे को ही खत्म कर देना चाहिए, कोई दिक्कत, दूसरा वीडियो आएगा ही नहीं कभी सी, ठीक है। तीसरी बात जो किसी ने मुझे बोली कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो ठीक करना चाहिए और इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, हमें यूपी का एजुकेशन सिस्टम ठीक करना चाहिए। एक घर में एक दादाजी को हार्ट अटैक पड़ गया, उनको हार्ट अटैक आ गया और बेहोश हो गए वो। अब हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की जा रही थी उनको कि चलो भाई डॉक्टर से वाले, तो पड़ोसी थे वो आए और कहने लगे, अरे दादाजी आपको तो हार्ट अटैक पड़ गया। देखिए आप सुबह की सैर नहीं करते इसीलिए आपको हार्ट अटैक पड़ा है। एक काम कीजिए, पहले सैर करिए, आप सुबह रोज 4 बजे उठ के आप कीजिए, आप देखिए कैसे हार्ट अटैक पड़ेगा। और ये हॉस्पिटल कुछ नहीं होता है, ये सब ट्रीटमेंट वगैरह कुछ नहीं होता है। आप रोज सुबह जाके 4 बजे जाके घूमिए और देखिए तुरंत आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, बिल्कुल भले चंगे हो जाएंगे, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाएगा। आप छोड़ो हॉस्पिटल इलाज छोड़ो, आप जाके पार्क में सैर करो। यही कुछ बात ऐसी लोग बोल रहे हैं। भाई 70 साल में यूपी का तो कुछ ना हो पाया, एजुकेशन सिस्टम अभी तक नहीं आ पाया, तो आप सोचते हो अगले 30 साल में और उम्मीद करो कि 30 साल में जाके एजुकेशन सिस्टम सही होगा।
तो जो 30 साल में जो 30 लाख लोग बर्बाद होंगे उनका क्या, 30 साल के 30 करोड़ लोग बर्बाद होंगे उनका क्या होगा, उनका क्या किया जाएगा। देखिए दोनों चीज जरूरी है, ट्रीटमेंट भी जरूरी है और सैर भी जरूरी है। स्वस्थ शरीर के लिए ट्रीटमेंट भी जरूरी है और मॉर्निंग वॉक भी जरूरी है। इस तरह से यूपी में वो कुछ बदलाव भी जरूरी है, क्योंकि फौरी तौर पे होंगे जो इस समय तैयारी कर रहे हैं लोग, उनको फायदा देंगे। और हाँ, एजुकेशन सिस्टम को, स्कूल सिस्टम को भी ठीक करना बहुत बहुत जरूरी है, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। तो दोनों चीजों पे हमें काम करना पड़ेगा। सिर्फ ये सोचना, हवाई बातें करना कि भाई एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दो और इंग्लिश ला दो और ये कर दो वो कर दो, ठीक है, हो तो रहा है 70 साल से। यही तो हालत हो गई ना आपकी, यही तो हालत हो गई आपकी, तभी तो ये वीडियो बनाना पड़ रहा है इस चीज का। तो दोस्तों खत्म करने से पहले फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो ये मैंने नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में ये दिखाई दे रहा है इसमें स्क्रीन के ऊपर, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बातें से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ एक्टिव मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हो, जिसमें हम लोग आपस में डिस्कस कर सके और क्या बेहतर हो सकता है। कुछ बातें मेरे जहन में, कुछ आप भी मुझे सजेशन दे सकते हो, तो आप नंबर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। दूसरा कि अगर ये वीडियो पसंद है, या ये वीडियो नहीं, ये मुद्दा पसंद है आपको और आपको लगता है कि मुद्दे को आगे बढ़ना चाहिए, तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको लगता है कि मुद्दा नहीं सही है, खत्म करना चाहिए इस मुद्दे को, तो डिसलाइक कर दीजिएगा। लाइक और डिसलाइक के रेशो को मैं समझ लूंगा, उसके बाद में जो भी चीज होगी, लोग ज्यादा डिसलाइक करेंगे तो उस मुद्दे को खत्म कर देंगे और लाइक करेंगे तो उस मुद्दे को आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी कुछ और आप कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी जो रीच है वो यूट्यूब और फेसबुक में जितना मैं मेरे स्टूडेंट से वहां तक रीच है, लेकिन आप लोग कम से कम अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, कुछ कीजिए भाई। ये सिर्फ नहीं बैठने का समय है, 2022 तक हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर 5 साल के इंतजार करो आप। खैर बहुत बातें हो गई, अब इस वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो में कुछ और बातें करेंगे। धन्यवाद।